हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बच्चे, इससे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी रेजिस्टर्स को अगर सीरीज या फिर पैरेलल में लगा दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज पैरेलल में, उसका एक्सप्रेशन पढ़ा हमने। बिल्कुल उसी तरीके से सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टर्स लगाने की बजाय अगर सीरीज और पैरेलल में कई सारे सेल्स लगा दिए जाएं, तब उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं करे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। वो लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं उस पर डायरेक्टली क्लिक करके। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 5। बच्चे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। प्यारे, आज का लेक्चर मैंने जैसे आपसे बोला कि आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे एक सेल की अगर हम बात करें तो हर सेल का, ईच सेल का ईएमएफ हमें मालूम है क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगा दें या पैरेलल में लगा दें तो उसका मिला के इक्विवेलेंट का ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, वो हम निकालने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं सेल्स को सीरीज में। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये आएगा कि दो सेल्स हैं डिफरेंट ईएमएफ्स के, एक E1 का एक E2 का, एक इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एक इंटरनल रेजिस्टेंस R2, उन दोनों को सीरीज में लगा दिया, फिर उन दोनों को पैरेलल में लगा दिया, उन दोनों का मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले हम इसे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट, ये देखिए इस तरीके से दो सेल्स ले रहे हैं हम यहाँ पे। एक सेल ले लिया इस तरीके से जिसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल सीरीज में लगा दिया इस तरीके से जिसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इन दोनों का मिला के A और B पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा वो निकालने जा रहे हैं जब ये सीरीज में है। उसके बाद हम करेंगे जब ये दोनों पैरेलल में है। प्यारे, सीरीज किसे कहते हैं, बोले सर सीरीज कॉम्बिनेशन कब हम कहेंगे कि सीरीज में है, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल एंड सो ऑन। यहाँ तो हमने दो लगाए हैं, 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव अगले के नेगेटिव से ऐसे कनेक्टेड होते जाए तो सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फिलहाल इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए हमने क्या कंसीडर किया, बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं P। चलिए मान लें कि ये जो पहला वाला सेल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सीरीज का तो बहुत आसान है, पैरेलल का थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी देखिए क्या है, ये हमें A से B के बीच इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए पहले सेल का बताइए। फॉर फर्स्ट सेल व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, बिटवीन पॉइंट्स A एंड P। A और P के बीच टर्मिनल पोटेंशियल मान लें कितना है, V1। उसका क्या फॉर्मूला होगा बेटा, सीरीज में आपको मालूम है क्या चीज़ सेम होती है, जी हाँ, सीरीज में करंट सेम होता है। अगर इस वाले सेल से करंट जो भी निकल रहा है, मतलब पूरे इससे कुछ करंट निकलेगा, इससे कुछ करंट निकलेगा, क्योंकि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों करंट एडअप हो जाएंगे। एडअप होके जो भी करंट आएगा वही पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, I और I। तो ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बताया जाए तो बेटा V का फॉर्मूला होता है E माइनस IR। फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट का EMF, फर्स्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस, फर्स्ट का करंट। लेकिन प्यारे, सब जगह तो आपने I1 लिख दिया, लेकिन यहाँ 1 लिख दिया, लेकिन I में I1 नहीं लिखोगे क्योंकि करंट दोनों का I है। ऐसे ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड B की बात करें, P एंड B, तो बेटा ये दूसरा सेल है, दूसरे सेल का टर्मिनल पोटेंशियल E माइनस IR हो जाएगा।
क्योंकि सेकंड सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, लेकिन I में 2 नहीं आएगा क्योंकि करंट दोनों का सेम होता है। अभी बात आई कि अगर हमें A और B के बीच जैसे पहले हमने AP निकाला, फिर PB के बीच निकाला, अब पूरा AB इक्विवेलेंट निकालना है तो पूरा AB ले लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाला जाए बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, तो बेटा A एंड B के बीच ये दो आ रहे हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस V2, तो सीरीज में तो पोटेंशियल डिफरेंसेस ऐड हो जाते हैं ना। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना है इन सीरीज में दोनों का, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाना है, V1 प्लस V2। ये लीजिए V1 का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, E1 माइनस I1R IR1, और V2 की जगह E माइनस IR यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 2 थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। V1 V2 तो यहाँ से डाल ही दिया है, सिंप्लीफाई करने के लिए E1 और E2 एक साथ ले लें तो ये बन जाएगा E1 प्लस E2। यहाँ से माइनस I कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचना है, R1 प्लस R2। तो ये देखिए नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B आ गया। अगर बेटा प्यारे मान लें if E is the net EMF यानी equivalent EMF between points net EMF between points A and B, and R is the equivalent internal resistance between points A and B, तो बेटा देन V का फॉर्मूला E माइनस IR होता है, नेट V का। अगर यहाँ पे V इज इक्वल टू E माइनस IR में V नेट वो पोटेंशियल डिफरेंस है, E नेट EMF है और I नेट करंट है, R नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर बेटा इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, जैसे हमने A और B के बीच नेट पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये निकाला, बट बाय डेफिनेशन या बाय जनरल फॉर्मूला V का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर बेटा इन दोनों को कंपेयर करो तो इधर V आ रहा है, इधर E आ रहा है, जबकि इधर E1 प्लस E2 आ रहा है, विच इंप्लाइज दैट आफ्टर कंपेयर अगर करें तो कंपेयर करने से पता चला कि नेट ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, E1 प्लस E2। जबकि कंपेयर करो, यहाँ I का कोफिशिएंट R है, यहाँ I का कोफिशिएंट R1 प्लस R2 है, तो विच इंप्लाइज दैट नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना हो गया, R1 प्लस R2। ये नेट EMF आ गया, नेट EMF का फॉर्मूला नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का कब, जब दोनों सीरीज में लगे। बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है। चाहे तो ये अगर डायरेक्ट MCQ में आए तो देखिए सीरीज में तो वोल्टेज ऐड होते हैं, जैसे V1 प्लस V2 ऐड हुआ, जैसे ही E1 प्लस E2 भी ऐड होंगे और रेजिस्टेंस भी ऐड होते हैं, तो वो हमने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन एक बात है प्यारे, ये टोटल EMF E1 प्लस E2 आपने सिर्फ और सिर्फ तब लिखा है जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। अगर जैसे ये इस तरीके से अरेंजमेंट है तभी नेट EMF E1 प्लस E2 होएगा। अगर सेल उल्टे करके लगे हैं सीरीज में, कहने का मतलब इस तरीके से लगे हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे लगा दिया, ये देखिए इस तरीके से सीरीज में ऐसे लगा दिया, तो बेटा ये करंट उल्टे डायरेक्शन में भेजेंगे। अभी तो यहाँ देखिए ये सेम डायरेक्शन में भेज रहे थे, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में करंट कैंसिल होने की वजह से EMF भी कैंसिल हो जाना है। तो इसमें अगर एक E1 प्लस लिखा है तो यहाँ पे E2 माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे नेट EMF E1 माइनस E2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक इसका स्पेशल केस ये है कि इफ E1 इज इक्वल टू E2, दोनों सेल आइडेंटिकल हैं। बेटा सेल्स आर आइडेंटिकल, अगर सेल्स आइडेंटिकल हैं, E1 इक्वल टू के बराबर होगा, R1 R2 के बराबर होगा, देन मान लें इस तरीके से दोनों का EMF E है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, देन इक्विवेलेंट EMF लेट इट बी E डैश कितना हो जाएगा, E प्लस E 2E, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश कितना हो जाएगा, R प्लस R 2R। बात समझ पा रहे हो नहीं? सिंपल सी बात है, कोई नई चीज नहीं है, ये नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ओके प्यारे, अभी जैसे आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन करा, अब आ जाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। दो सेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, दो सेल्स हैं, एक सेल है E1 का, एक सेल है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2। अभी इन दोनों को अगर पैरेलल में ज्वाइन कर दिया
तो इन दोनों का मिला के ईएमएफ क्या हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि पैरेलल में नेट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब अगर जैसे रेजिस्टर्स आपने देखा था इस तरीके से, अगर दो रेजिस्टर्स को पैरेलल लगा दें R1 R2 और बैटरी यहाँ पे इस तरीके से V वोल्ट की लगा दें, तो आपने पढ़ा था अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, जो इसका है वो इसका होगा, वो इसका होगा। ऐसे ही अगर दो सेल्स ले लें इस तरीके से, इसका EMF E है, इसका EMF E है, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दें, यहाँ उल्टा कर दिया, दो रेजिस्टर एक सेल, यहाँ उल्टा दो सेल एक रेजिस्टर, तो बेटा अगर इसका EMF E है, इसका EMF E है, तो इसका भी कितना हो जाना है, E हो जाना है। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसका भी कितना हो जाना है, V हो जाना है। लेकिन प्यारे अगर दोनों का EMF अलग अलग है, E1 E2 है, तो नेट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो हम निकालने जा रहे हैं। अगर दोनों सेल्स आइडेंटिकल नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो दोनों का मिला के इक्विवेलेंट का ईएमएफ, इक्विवेलेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा वो निकालने जा रहे हैं। लेकिन ये अपने दिमाग में बात रखिए कि भैया पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, जी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच, पहले वाले सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ए और बी के सेकंड वाले सेल के अक्रॉस होगा, और वही नेट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है इसका और नेट का। ईएमएफ तो अलग अलग है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बचेगा, जैसे आपको मालूम है इसमें से इसका ईएमएफ अगर 5 वोल्ट था, लेकिन इसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट फ्लो करेगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस गिर जाता है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। इसका कम हो जाएगा, इसका भी करंट फ्लो होने से कम हो जाएगा, लेकिन कम होके दोनों का जितना बचेगा वो सेम होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में ये वाला सेल भी ए और बी के बीच अक्रॉस लगा है, ये वाला सेल भी ए और बी के बीच अक्रॉस लगा है, जिसकी वजह से दोनों सेम दो पॉइंट्स के अक्रॉस लगे होने की वजह से दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस, चाहे ऊपर से ले लें चाहे नीचे से ले लें, सेम होना चाहिए। फिलहाल मान लें if V is the terminal voltage of cell 1, then ये ऐसे आप लिख लीजिए, V is the terminal potential difference of cell 1, then V is equal to E minus IR होगा कि नहीं होगा, है ना। फॉर फर्स्ट सेल, चलिए यहाँ लिख ले रहे हैं, फॉर फर्स्ट सेल के लिए देखिए V is equal to E minus IR, और फॉर सेकेंड सेल की बात करें, फॉर सेकेंड सेल भी फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR, लेकिन दोनों का EMF अलग अलग है, E1 E2, दोनों में करंट अलग अलग है, I1 I2, दोनों का रेजिस्टेंस इंटरनल वाला अलग है, R1 और R2, लेकिन V तो दोनों का सेम होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो बचेगा वो दोनों का सेम होगा, करंट अलग अलग होगा, लेकिन इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलके I हो गया, यानी I जो है वो I1 प्लस I2 होगा। इसी बात का यूज हम आगे करने वाले हैं डिराइव करने के लिए। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे हमने कहा कि सिंस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो आप क्या करिए, यही इक्वेशन में I1 और I2 की वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ से अगर निकालें तो देखिए I1 R1 इज इक्वल टू V माइनस, अरे ये E माइनस V हो जाएगा, ये इधर की तरफ आ गया। ऐसे यहाँ से अगर I1 निकालें तो I1 कितना हो गया, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 को दोनों से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इधर देखें तो I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V, यानी I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन R2 और V अपॉन R2। तो हमें इन दोनों का मिला के EMF क्या है, इक्विवेलेंट EMF वो निकालना है। दोनों का मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या है वो निकालना है। इसके लिए I1 और I2 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। ये लीजिए, I की जगह ये I रहने दें, I की जगह यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, ये हमने I1 का फॉर्मूला, और यहाँ पे I2 का फॉर्मूला E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ए ब्रैकेट खोल लीजिए ज़रा, ये हो गया आपका E2 अपॉन R1 प्लस E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, V कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये I। इस तरीके से इसको पूरा का पूरा इधर ले आइए, ये पूरी टर्म इधर आएगी, तो ये V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू यहाँ पे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2,
और ये उधर जाके I। बेटा यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ भी एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो प्यारे क्या बनेगा, ये एलसीएम बन गया R1 R2 और ऊपर R1 प्लस R2। ऐसे यहाँ पे R1 R2 और ऊपर E1 R2 प्लस E2 R1। समझ पा रहे हैं, एलसीएम लिया माइनस I। अगला स्टेप मैं ऊपर कर रहा हूँ, सिंपली क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म है v के पड़ोस में इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो जो भी डिनोमिनेटर में है वो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आएगा। यानी चलिए एक स्टेप यहीं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जब R1 R2 बेटा ऊपर ले जाएंगे तो R1 R2 कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। समझ पा रहे हैं, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर जाने से R1 R2 कट जाएगा और ये नीचे बच जाएगा। ऐसे ही जैसे इससे मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही ये टर्म इधर से मल्टीप्लाई करें तो कहीं नहीं कटेगी। R1 R2 ऊपर जाएगा, R1 R2 ऊपर जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आएगा। इस तरीके से ये v का एक्सप्रेशन आ गया। बेटा v का ये जो एक्सप्रेशन आया है इसे जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करें, कंपेयरिंग इट विद किससे, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर मान लें इसका नेट, इन दोनों का मिला के नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्व है और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्व है, तो नेट वोल्टेज इज इक्वल टू नेट इक्विवेलेंट नेट करंट नेट, इस तरीके से हो जाएगा। v तो इसका भी v था, इसका भी v था, तो इक्विवेलेंट का भी v ही रहेगा। इक्विवेलेंट का ईएमएफ EQ से डिनोट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट का करंट I से डिनोट कर रहे हैं। देखिए I से डिनोट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस RQ। अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो देखिए यहाँ V आ रहा है, यहाँ V आ रहा है, यहाँ ये पूरी टर्म आ रही है, यहाँ E इक्वल आ रहा है। व्हाट डज दिस इंप्लाई, इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल टू, ये हो गया आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट EMF हो गया। और यहाँ पे I का कोफिशिएंट R इक्व है, यहाँ पे I का कोफिशिएंट ये है, इसका मतलब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बात समझ पा रहे हैं नहीं, किस तरीके से किया। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना होगा, कई न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट लग सकता है और ये डेरिवेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देख लीजिए, एक बार देखने में थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी, लेकिन विश्वास मानिए एक बार हाथ से करेंगे दिमाग में बस जानी है। फिलहाल प्यारे ये इस तरीके से फॉर्मूला आ गया। इसका एक स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस ये कि अगर दोनों सेल्स आइडेंटिकल हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं ये रब करके स्पेशल केसेस लिख रहा हूं। तो देखिए प्यारे, अगर यहाँ पे दोनों सेल्स आइडेंटिकल हैं, लिख ले रहे हैं इफ बोथ सेल्स आर आइडेंटिकल, बोथ सेल्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। यानी विच इंप्लाइज दैट E1 इज इक्वल टू E2 है, लेट से E के बराबर है, ठीक है। R1 इज इक्वल टू R2 होगा, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर होगा, लेट से R के। देन विच इंप्लाइज दैट, जरा देखिए फिर इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से दोनों जगह E1 E2 की जगह E डाल दें और दोनों जगह R डाल दें। इस तरीके से ER प्लस ER अपॉन R प्लस R, ये कितना हो गया 2ER अपॉन 2R, ये कट गया 2 से 2, इक्विवेलेंट EMF आ गया E। देखा जो मैंने पहले बताया था, अगर दोनों सेम होंगे तो दोनों का मिला के भी इक्विवेलेंट EMF E ही रहना है। फर्क तब पड़ता है, फॉर्मूला तब लगा सकते हैं आप जब दोनों अलग अलग हों। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर देखिए, ये तो आपको पहले ही मालूम है, फॉर्मूला भी वो पहले ही मालूम था पैरेलल का रेजिस्टेंस का। देखिए अगर ये R है तो मिला के पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी लिख सकते थे। फिलहाल यहाँ पे अगर दोनों जगह R लिख दें तो R इंटू R अपॉन R प्लस R, ये 2R हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा R/2। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। समझ पा रहे हैं। अच्छा प्यारे, एक बात और यहाँ पे कि जैसे आपने ये जो फॉर्मूले पढ़े सीरीज के और पैरेलल के, एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो किसके लिए पढ़े, दो सेल्स के लिए पढ़े। सीरीज के लिए ज़रा बताइए, जब सीरीज में हैं तो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा दो सेल्स के लिए, E1 प्लस E2, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या पढ़ा, 2 सेल्स हैं तो ये होगा, ठीक है। 2 सेल्स के लिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। और पैरेलल में है अगर प्यारे, तो पैरेलल में आपने क्या पढ़ा, 2 सेल के लिए इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला पढ़ा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन
R1 प्लस R2, और यहाँ पढ़ा आपने इंटरनल रेजिस्टेंस का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बात ये आई कि अगर सर 2 सेल से ज़्यादा सेल्स हो, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 10 सेल, तब क्या करेंगे बेटा? अगर मल्टीपल सेल हैं, मोर देन 2 सेल्स हैं, तो नेट ईएमएफ सिंपली इसी के हिसाब से आप लिख देंगे, क्या हो जाना है? E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। ऐसी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाना है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। ये तो जनरल आपने इस तरीके से करके लिख दिया। ऐसे इसका बताएं बेटा कैसे लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप ये देखिए यहाँ पे E जो है, E निकालने के लिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E अपॉन R इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। आप देखिए अगर इसका एलसीएम शेल्सियम लें अगर आप, तो आप ये देखिए इस तरीके से, जहाँ पे यहाँ पे E का मतलब नेट ईएमएफ, R का मतलब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और अगर R का फॉर्मूला यहाँ पे ये डाल दें तो E का एलसीएम शेल्सियम लेने के बाद, कटने के बाद यही आएगा। ऐसे ही ये फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? आपको मालूम है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम शेल्सियम लें तो R यही निकल के आने वाला है। तो इन फॉर्मूले के हिसाब से आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे ये कि अगर मल्टीपल सेल्स हैं प्यारे, तो बताइए मल्टीपल सेल्स के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला, इसको देख के लिखिए क्या हो जाएगा? E अपॉन R इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डैश 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 सो ऑन। ऐसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। जहाँ पे E और R का मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए प्यारे कैसे करना है। इसके बाद बढ़ रहे हैं हम आगे। ओके प्यारे, जो अभी पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया तो जल्दी से ये कर दीजिए। फिलहाल प्यारे अभी जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 12th क्लास बोर्ड्स, लेकिन अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जैसे जेईई मेंस और नीट जैसे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। क्या है वो आप समझिए कि अभी बच्चों ने पढ़ा, बोले सर ये तो समझ में आ गया कि सर सीरीज़ में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाता है, पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाता है, लेकिन सर आखिरकार ऐसा करते क्यों हैं? मतलब कहने का कि सर ऐसा क्यों करते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं, सीरीज़ में करने से क्या फ़ायदा हो जाता है, पैरेलल में करने से लगाने से सेल्स का क्या फ़ायदा हो जाता है। जैसे सर हमने पढ़ा है कि रजिस्टर्स को अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में लगाने पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो जहाँ रेजिस्टेंस बढ़ाना है वहाँ सीरीज़ में लगाते हैं, जहाँ रेजिस्टेंस कम करना है वहाँ पैरेलल में लगाते हैं रजिस्टर्स को। ऐसे ही सर कब ऐसा करते हैं कि सेल्स को सीरीज़ में लगाते हैं और कब ऐसा करते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं, ये वाली बात हम जानने जा रहे हैं। तो देखिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल। मतलब अगर हमें मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करना है तो सीरीज में कैसे लगाएं, मतलब क्या हो कि सीरीज में लगाएं, क्या हो कि पैरेलल में लगाएं ताकि मैक्सिमम करंट ऑब्टेन हो। तो वो कंडीशन हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, फिर से बोल दूं, सीरीज या पैरेलल में कई सेल्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ऑब्वियसली चाहे सीरीज में या पैरेलल में लगाए जाते हैं ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स ताकि ज़्यादा करंट ऑब्टेन हो। लेकिन ज़्यादा करंट के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जब आप सीरीज में लगा रहे हो तो क्या कंडीशन है कि ज़्यादा करंट ऑब्टेन करना है, और पैरेलल में लगा रहे हो तो ज़्यादा करंट ऑब्टेन करने के लिए क्या कंडीशन है, वो हम डिराइव करने जा रहे हैं कि मल्टीपल सेल्स सीरीज में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, वो भी आइडेंटिकल सेल्स लगे हैं, तो क्या कंडीशन है निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने n सेल्स ले लिया, सीरीज में लगे हुए हैं, आइडेंटिकल हैं, सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और सेल्स बहुत सारे हैं लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक है। ऐसे ही पैरेलल में सबका ईएमएफ ई है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और m नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर लगे हुए हैं।
फिलहाल बताइए, अगर इस तरीके से ई सेल्स लगे हुए हैं, सब एक ही डायरेक्शन में करंट भेजेंगे, एक ही डायरेक्शन में करंट भेजेंगे, सब पॉजिटिव एक ही तरफ लगे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में करंट भेजने से इसका टोटल ईएमएफ क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है, सीरीज में ऐड हो जाता है। ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ई, क्योंकि एन सेल्स यहाँ पे लगे हैं। ऐसे ही टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होने पे ऐड हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, एन आर। ठीक है, अभी बात है इसका टोटल करंट अगर हमने निकालना है कितना फ्लो कर रहा है, तो बेटा टोटल करंट का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये लीजिए टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ जरा बताइए इसका, ये आ गया है एन ई। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऐसा करते हैं, टोटल ईएमएफ एन ई लिख दिया, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर डैश से डिनोट कर दें तो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस तो एन आर हो गया, और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालें तो आर प्लस इन सब का मिला के जो आर डैश आया है कितना, कितना, एन आर। तो ये लीजिए, ये टोटल करंट का फॉर्मूला हो गया। अभी बेटा यहाँ पे हमने दो केसेस लेने हैं। पहला केस ये कि यहाँ पे ये हो सकता है या तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एनआर से, या तो बड़ा हो, बड़ा नहीं बहुत बड़ा हो, या फिर क्या हो सकता है, ये जो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा हो। तो देखिए अगर बड़ा होगा और छोटा होगा बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, आप देखिए अगर आर बहुत बड़ा है यानी एन आर बहुत छोटा है, ये इतनी छोटी चीज़ है बेटा, अगर इतनी बड़ी चीज़ में से ऐड करी जा रही है, अगर उसे नेग्लेक्ट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एन आर बहुत छोटा हमने कंसिडर किया है, तो एन आर को नेग्लेक्ट कर दीजिए। देन बेटा बताइए आई कितना हो जाना है, इसको हटा दें तो आई हो जाना है एन ई अपॉन आर, एन ई अपॉन आर मीन्स करंट कितना हो गया, नेट करंट कितना हो गया, एन टाइम्स, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आएगा, एन टाइम्स हो गया किसका, ई अपॉन आर, करंट होता है सिंगल, अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल सेल लगा होता, ये नहीं होते, तो ई अपॉन आर एक सेल की वजह से करंट हो जाता, उसका करंट कितना आया यहाँ पे एन टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। जबकि अच्छा ये देखिए अगर एन आर बहुत बड़ा हो, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, एन आर बहुत बड़ा होगा, तो आर छोटा होगा, तो आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। देन बेटा आर को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो आई कितना हो जाना है, एन ई अपॉन एन आर, एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कट गया, ये क्या आ गया, ई अपॉन आर, अरे यहाँ तो एन गायब हो गया, और ई अपॉन आर क्या हो गया, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू, यहाँ पे करंट आया आपका, करंट कितना आया, करंट इज इक्वल टू करंट गिवन बाय सिंगल सेल। तो आप ये देखिए ज़रा, यहाँ अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए, आप देखिए ये वाला ज़्यादा करंट हुआ या ये वाला ज़्यादा करंट हुआ, अरे ये तो सिंगल सेल की वजह से करंट आ रहा है, जबकि ये एन टाइम्स करंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, एन टाइम्स करंट चाहिए, तो एन टाइम्स करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देखिए करंट भी मैक्सिमम आएगा, इस केस में मिनिमम आया, इस केस में मैक्सिमम आया। तो नीचे आप नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इट विल बी बेनिफिशियल टू कनेक्ट सेल्स इन सीरीज टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट। सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए तभी फायदा है, मैक्सिमम करंट तभी मिलेगा व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर से, इट इज बेनिफिशियल टू कनेक्ट सेल्स इन सीरीज or to get maximum current from the cells in series when the external resistance is much greater than total internal resistance। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये सारे सेल्स ई के हैं, तो टोटल ईएमएफ पैरेलल में ई है, तो आपने देखा टोटल ईएमएफ भी ई ही रहेगा, टोटल पोटेंशियल सेम रहेगा। अच्छा आर पैरेलल में लगा दें तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे ही तो करोगे, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डैश डैश, कितने टाइम्स, m सेल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो m टाइम्स इस तरीके से होगा, तो 1/r डैश इज इक्वल टू m/r हो जाएगा, m टाइम्स है m/r, तो r डैश कितना आ जाना है, इसे उल्टा कर दें r/m। कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख सकते थे, तो वो डायरेक्ट ही लिखें कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा r/m।
एम। ठीक है प्यारे, चलिए टोटल करंट निकाल लेते हैं इन द सर्किट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, टोटल ईएमएफ आपने निकाल लिया ई, और टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का देखें, यहाँ हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बनाना रह गया। मान लें यहाँ इस तरीके से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट आई जा रहा है, इसका करंट I1 है, इसका I2 है, इसका I3 है, सबका मिला के आई जा रहा है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट इससे कितना आएगा, वो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया ये, और इसका टोटल मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस आया है R डैश, कितना, R/M। तो बेटा यहाँ पे भी वही दो केसेस लेने पड़ेंगे। दो केसेस क्या, पहला केस कि इफ टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसा है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, किससे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, R/M से बहुत ज़्यादा है। तो बेटा जब ये बहुत ज़्यादा होगा, R/M छोटा होगा, इसे नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसे नेग्लेक्ट करेंगे, इसे हटा देंगे, देन I = क्या आ जाना है, E/R। ये क्या हो गया, I = E/R, यहाँ पे M गायब हो गया, E/R, एक सेल का EMF अपॉन एक सेल का एक के लिए रेजिस्टेंस कितना हो गया, करंट = करंट ड्रॉन बाय, करंट गिवन बाय सिंगल सेल, ये तो करंट आ गया सिंगल सेल का। लेकिन इफ मान लें R बहुत कम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R/M से बहुत कम है, देन बेटा I = कितना हो जाएगा, उसके लिए आप R बहुत छोटा है तो R को हटा दीजिए, R को हटाएंगे तो यहाँ बचेगा E/R/M, ये कितना हो जाएगा, M ऊपर चला जाएगा, M × E/R, यानी यहाँ पे देखिए M आ गया, तो ये कितना करंट आया, M टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो बताइए कौन सा ज्यादा करंट हुआ, ये वाला या ये वाला। ऑब्वियसली यहाँ पे करंट M टाइम्स आ रहा है, ये करंट ज्यादा हुआ, यानी अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए पैरेलल में, तो पैरेलल में मैक्सिमम करंट तब आप ले सकते हैं जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो। तो एक बार सम अप कर लीजिए, सीरीज में सेल्स तब लगाइए आप जब टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है, पैरेलल में तब लगाइए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए, एमसीक्यूज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें वहां पूछ ली जाती हैं कहीं पर भी। फिलहाल ये आपने देखा प्यारे, या तो सेल्स को सीरीज में लगा दिया तो, या सेल्स को पैरेलल में लगा दिया तो, बोले सर एक काम और करिए, अब ऐसा सर्किट बना दीजिए जिसमें बहुत सारे सेल्स कुछ सीरीज में भी हैं और कुछ पैरेलल में भी हैं, एक साथ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ही सर्किट में है, तो ये नोट करके उस पे आ जाइए। ओके प्यारे, तो अभी आ जाइए मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे, जिसमें सेल सीरीज में भी होने वाले हैं और एक ही सर्किट में पैरेलल भी होने वाले हैं। एक बार फिर से बता दूं, जो भी मैं ये मिक्स ग्रुपिंग का, सीरीज पैरेलल का, सेल्स का बता रहा हूं, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में है, बट 12th क्लास बोर्ड एस्पिरेंट्स की बात करें तो ये 12th के सिलेबस में, 12th के एग्जाम में ये चीज़ नहीं पूछी जाती है। लेकिन हाँ, जो भी 12th बोर्ड दे रहे हैं प्यारे, उनके लिए एक बार इन सब चीज़ों से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो भी पीछे आपने पढ़ा है वो दिमाग में और अच्छी तरीके से बस जाएगा कि हाँ क्या कंसेप्ट्स लगते हैं। फिलहाल प्यारे बात आई टोटल ईएमएफ ऑफ ईच रो। यहाँ पे आप ये देखिए, फिलहाल ये इस तरीके से मैंने सेल्स बना दिए हैं। देखिए बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स है, सारे सेल्स का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। बहुत सारे सेल्स सीरीज में लगा रखे हैं। कितने सेल्स सीरीज में लगा रखे हैं? एन सेल्स यहाँ लगाए, एन सेल्स यहाँ लगाए, एन सेल्स इस तरीके से सीरीज में लगा दिया। और टोटल रोज कितनी ली हैं ऐसी पैरेलल में? एम रोज लिए हैं, यानी पैरेलल इस तरीके से ये जो है एम रोज पैरेलल में, और हर रो में एन सेल लगे हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इसमें हो जाएंगे एन इसमें है और एम रोज हैं, तो एम इंटू एन। बात समझ पा रहे हैं? फिलहाल आगे देखिए, अभी हमें इसका पूरा करंट निकालना है और कंडीशन भी निकालनी है कि अगर ऐसे सर्किट से हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। जैसे भी आपने सीरीज और पैरेलल में मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने की कंडीशन निकाली है, ऐसे ही यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मैक्सिमम करंट की क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए पहले करंट तो निकाल लो। करंट कैसे निकालोगे भैया? टोटल करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन
टोटल रेजिस्टेंस। तो भैया पहले टोटल ईएमएफ तो निकाल लो, कितना होगा पूरे सर्किट का। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा पूरे सर्किट का जिसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है। अभी टोटल ईएमएफ की बात करें तो टोटल ईएमएफ निकालने के लिए पहले हर रो का अलग अलग निकालो, फिर टोटल का निकाल लो। आप देखिए ये सारे सेल्स का ईएमएफ ई है, एन सेल्स लगे हैं, तो टोटल ईएमएफ ऑफ ईच रो कितना हो जाएगा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन ई। ऐसे ही हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ईच रो का एन आर। ठीक है प्यारे, अभी बात आई कि इस तरीके से इस रो का एन ई हो गया, ये इसका ईएमएफ एन ई हो गया, एन ई एन ई एन ई, सब एन ई एन ई एन ई एन ई को पैरेलल में लगा दें तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना ही रहेगा पैरेलल में, सेम रहता है, एन ई एन ई एन ई एन ई कितना एन ई। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट तो एन ही रहेगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें एन आर एन आर एन आर, इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर एन आर एन आर एन आर है सबका, एन आर है कितनी टाइम्स, एम टाइम्स। तो बेटा इक्वल रेजिस्टेंसेस को अगर पैरेलल में लगा दें एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर, अगर 4 बार लगाते हैं एन आर एन आर एन आर तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है पैरेलल में एन आर अपॉन 4। 5 बार लगाते तो एन आर अपॉन 5। कितनी बार लगाया है पैरेलल में एन आर एन आर एन आर एन आर, एम टाइम्स। तो इक्विवेलेंट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर को कितनी बार लगाया, एम टाइम्स लगाया पैरेलल में, तो एन आर अपॉन एम, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। टोटल आपने निकाल लिया, यहाँ पे रख दीजिए। टोटल आपका ईएमएफ हो गया एन टाइम्स ई। टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्सटर्नल टोटल रेजिस्टेंस है आर और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आया है प्यारे एन आर अपॉन एम। ये लीजिए, इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया एन एम अपॉन ई। यहाँ एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा एम आर प्लस एन आर, और ये जो एलसीएम का एम है ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एम इंटू एन। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये देखिए टोटल करंट का एक्सप्रेशन आ गया। कैसे आया वो समझ गए, न्यूमेरिकल्स आएंगे अगर कंपटीशन में तो कैसे सॉल्व करने हैं ऐसे। लेकिन इसकी अभी कंडीशन निकालनी है, कंडीशन टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट आप देखिए तब मिलेगा, आई मैक्सिमम तब होगा जब इसका जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो कैसा हो, मिनिमम हो। अभी ये मिनिमम कैसे करें, क्या ऐसे कंडीशन लगाएं, यहाँ पे थोड़ी सी तिगड़म भिड़ानी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा। क्या तिगड़म भिड़ाई गई इस चीज़ को मिनिमम दिखाने के लिए, बोले कि यहाँ पे एम आर प्लस एन आर को क्या ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एम आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एन आर का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का तो यही बचेगा। अच्छा, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर, यहाँ पे माइनस कर दें, प्लस 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर। ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस जितना माइनस किया उतना प्लस कर दिया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ऐसा करने पर ये वाला टर्म देखो, ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया, ये a ये b ये a ये b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी। a था अंडर रूट एम आर, b था अंडर रूट एन आर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतने पार्ट को हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये ऐसे ही रहने दें 2mr अंडर रूट एन आर। ठीक है, ये देखिए ये आपका डिनोमिनेटर जो आ रहा था ये इस टर्म्स में ऐसे आ गया। अब आप देखिए करंट विल बी मिनिमम व्हेन दिस विल बी मिनिमम, सॉरी करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस विल बी मिनिमम। यहाँ लिख रहा हूँ आई विल बी मैक्स व्हेन एम आर प्लस एन आर विल बी मिनिमम। ठीक है, और ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम होने का मतलब, ये मिनिमम होने का मतलब इसकी जगह ये, इसकी जगह ये लिख दें, दैट इज क्या मिनिमम होना चाहिए, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर। गलत लिख दिया, यहाँ स्मॉल आर होगा प्लस इस तरीके से अंडर रूट, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लेकिन
पेशेंस से ज़रा देखिए, पेशेंस से देखिए, समझ में आएगा। एक बार फिर से देखिएगा, ये चीज़ मैक्सिमम होने के लिए हमें चाहिए ये चीज़ मिनिमम हो, और ये चीज़ मिनिमम होने का मतलब, ये चीज़ मिनिमम होने का मतलब ये चीज़ मिनिमम होने का मतलब ये पूरी चीज़ मिनिमम हो। इसकी जगह हमने ये लिख दिया कि ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा इसकी मिनिमम होने की जगह लिख दिया ये मिनिमम होना चाहिए। अच्छा बेटा, अब आप देखिए ये मिनिमम कब हो सकता है, इसमें दो टर्म्स ऐड हो रही हैं। ये चीज़ तो कुछ हम कर नहीं सकते इसमें। आप देखिए ये चीज़ जब मिनिमम से मिनिमम होगी, तो मिनिमम से मिनिमम चीज़ जब इसमें ऐड होगी तभी ये क्वांटिटी मिनिमम आ सकती है। थोड़ा मिनिमम बार बार हो रहा है, फिर से समझ लीजिए एक बार। करंट मैक्सिमम तभी होगा जब ये क्वांटिटी मिनिमम होगी, और अब डायरेक्ट बोल रहा हूँ ये क्वांटिटी मिनिमम तभी होगी, ये क्वांटिटी मिनिमम तब होगी जब इस क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन ये आया है, इसमें ये वाला टर्म जो है ये कितना हो, 0 हो। वहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये 0 होगा तो आप देखिए ये माइनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर माइनस में कभी भी नहीं होता है। सबसे छोटा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और सबसे छोटी वैल्यू जब इसकी 0 होगी तो ये मिनिमम हो जाएगा। यानी इसको मिनिमम रखने के लिए इस क्वांटिटी को 0 रख दीजिए। किस क्वांटिटी को, MR माइनस NR, MR माइनस NR क्वांटिटी के स्क्वायर को 0 रख दीजिए। ये उधर आके 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट MR माइनस रूट NR इज इक्वल टू 0। ये उधर गया, MR इज इक्वल टू रूट NR, और रूट का स्क्वायर कर दीजिए, बन गया MR इज इक्वल टू NR, यानी R इज इक्वल टू NR अपॉन M, NR अपॉन M। ये कंडीशन आ गई। अगर हम चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम हो तो उसके लिए R इतना होना चाहिए। अरे NR अपॉन M, NR अपॉन M क्या आया था, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट मिले। तो एग्जाम में डायरेक्ट कंडीशंस पूछी जा सकती हैं MCQs में, तो इसकी भी कंडीशन आप ध्यान कर लीजिए। इन अ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स to obtain maximum current, total external resistance should be equal to total internal resistance। बेटा जो भी हमने सेल्स पे, रेजिस्टर्स पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे जो भी पहले के लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसके लिंक नीचे प्रोवाइडेड हैं, उसके सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, आगे लेक्चर्स में हम क्वेश्चन करेंगे जिसके लिंक बाद में मैं नीचे प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल आज के लिए बेटा इतना ही है। इस चैप्टर का, इस टॉपिक का एक लेक्चर और बचा है, वो हम आगे पढ़ाएंगे, लिंक उसका भी नीचे प्रोवाइडेड होगा। फिलहाल जो भी करा है इसको कॉपी करिए, मेहनत करिए, अपने हाथ से ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू वेरी मच।